एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन क्लासेस। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है पुरुष जनन तंत्र। हमने इससे पहले वाला सारे लैंगिक जनन, पुष्पे पादपों में लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन की सारी विधियां पढ़ ली थी। हमारा ये चैप्टर नंबर 8 है ना, और क्लास 10 है। ठीक है, कि जीव जनन कैसे करते हैं। मैंने इससे पहले 2 वीडियोस बना रखी है या 2 पार्ट कवर करवा दिए, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखना, आपको वो सारे पार्ट मिल जाएंगे। तो आज हमारा टॉपिक है मानव में जनन या मानव में लैंगिक जनन। तो मानव में 2 प्रकार का नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र पाया जाता है। तो ये दोनों जनन तंत्र हम कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नर जनन तंत्र। इससे पहले मैंने स्वपरागण की क्रिया, परपरागण की क्रिया, पुष्प पादपों में लैंगिक किस तरीके से संपन्न होता है, अलैंगिक जनन में कौन कौन सी विधियां पाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें मैंने कवर करवा दी हैं। तो आप पहले वो वीडियोस देखना, फिर इस पे आना। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है नर जनन तंत्र। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मनुष्य का नर जनन तंत्र कई अंगों का बना होता है। देखो, मनुष्य में जो नर जनन तंत्र होता है उसमें सबसे पहले वर्षण होता है, इसे हम प्राथमिक जननांग बोलते हैं। ठीक है, फिर द्वितीयक जननांग में हमारा अधिवर्षण आता है, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, मूत्र मार्ग, शीशन और प्रोस्टेट ग्रंथि आती हैं। तो ये सारे द्वितीयक जननांग कहलाते हैं। जबकि प्राथमिक जननांग में एक टेस्टिस होता है जो क्या करता है, ये शुक्राणुओं का निर्माण करता है। और सबसे मेन पॉइंट यही है कि नर जनन तंत्र में सबसे मेन रोल किसका होता है, शुक्राणुओं का होता है। इनमें सिर्फ शुक्राणुओं का जनन होता है। जबकि मादा जनन तंत्र में क्या होता है, मादा जनन तंत्र ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बजाय नर जनन तंत्र के, क्योंकि नर जनन तंत्र में सिवाय शुक्राणु का निर्माण हो रहा है, जबकि मादा जनन तंत्र में अंडाणुओं का निर्माण होता है। जब अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो उसमें जब ब्लास्टुला या भ्रूण का निर्माण होता है, उसका पालन पोषण भी गर्भाशय में मादा के द्वारा ही किया जा सकता है। फिर उनका प्रसव की क्रिया भी मादा शरीर के से ही होती है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा नर जनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मनुष्य का नर जनन तंत्र कई अंगों का बना होता है और शुक्राणु का के निर्माण के साथ साथ लैंगिक हार्मोन। ठीक है, पुरुष में लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, जबकि मादा में 2 लैंगिक हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, का भी सिक्रेशन करता है। इनके कार्यों के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। नर जननांग को 2 भागों में, प्राथमिक जननांग यानी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, द्वितीयक जननांग। प्राथमिक जननांग में हम वर्षण पढ़ेंगे जिसे टेस्टिस बोलते हैं, और द्वितीयक जननांग में अधिवर्षण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, मूत्रमार्ग, शीशन और प्रोस्टेट ग्रंथि, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है अपना वर्षण। वर्षण नर जनन तंत्र का मुख्य भाग होता है, क्योंकि ये शुक्राणु और सेक्स हार्मोन यानी लैंगिक हार्मोन दोनों का निर्माण कौन करता है, अपना टेस्टिस ही करता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या प्राथमिक जननांग कहते हैं। शेष ऑर्गन प्रजनन में मुख्य भूमिका निभाते हैं, इसीलिए इन्हें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या द्वितीयक जननांग कहते हैं। सबसे पहले आता है अपना वर्षण या टेस्टिस। ठीक है, मनुष्य में एक शुक्राणु के निर्माण के लिए एक जोड़ी वर्षण या टेस्टिस पाए जाते हैं, जो शरीर के बाहर त्वचा की एक थैली में दोनों पैरों के बीच शीशन के दोनों ओर लटकते रहते हैं। त्वचा की इस थैली को वर्षण कोश कहा जाता है, जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। वो एक त्वचा के बाहर थैलीनुमा संरचना होती है, उनमें दोनों टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, और जिस कोश में ये प्रेजेंट होते हैं हम उसे टेस्टिस कोश या स्क्रोटम कहते हैं। आकार की दृष्टि से टेस्टिस 2.5 सेंटीमीटर लंबा, 1.24 सेंटीमीटर मोटा तथा अंडाकार होता है, मतलब अंडे की संरचना के समान होता है। चूँकि स्पर्म का निर्माण देहगुहा में तापक्रम पर नहीं हो पाता, बल्कि यह देहगुहा में 2.3 डिग्री सेल्सियस कम ताप पर बनता है।
ठीक है। स्पर्म का निर्माण भी एक विशिष्ट प्रकार के तापमान पर ही होता है। बहुत अधिक तापमान या बहुत कम तापमान पर स्पर्म का निर्माण या शुक्राणु का निर्माण संभव नहीं है। इसी कारण टेस्टिस उदर गुहा के बाहर स्पर्मोइड कोड में लटका रहता है। वृषण में उपस्थित कोशिकाएं लैंगिक हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती हैं, जो मेल के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं? जैसे दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज़ का भारी होना, ये जनन के लिए विकसित होना, ठीक है। तो ये सारे काम कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है, ठीक है। वृषण में शुक्र जनन नलिका में ही स्पर्म का निर्माण होता है। जनन उपकला की कोशिकाएं ही विकसित होकर अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा स्पर्म का निर्माण करती हैं। टेस्टिस में सटोली कोशिकाएं विकसित हो रही है, जो हो रहे स्पर्म को भ्रूण पोषण प्रदान करती हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि जब स्पर्म पल रहा है तो उनको पोषण प्रदान करने का कार्य कौन करती हैं? सटोली कोशिकाएं। ये बोर्ड एग्जाम में कभी कभी 1 नंबर में पूछ लेता है, तो हमें ध्यान रख रहा है कि टेस्टिस का पालन पोषण कौन करता है? सटोली कोशिकाएं करती हैं। अब आता है अपना द्वितीयक जननांग। फर्स्ट या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया अपना टेस्टिस, और अब आता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन अधिवृषण। टेस्टिस की प्रत्येक शुक्र जनन नलिका से एक पतली नली निकलती है, जिसे वासा इफ्रेंशिया कहते हैं। सभी वास इफ्रेंशिया टेस्टिस के बाहर आकर एक जार जैसी संरचना बनाते हैं, जिन्हें वृषण जालक बोलते हैं, ठीक है। इसी वृषण जालक से एक मोटी कुंडलित नली निकलती है, जिसे अधिवृषण कहते हैं। ये क्या कार्य करती है? अधिवृषण के अंदर ही स्पर्म का परिपक्व एवं संग्रहण होता है। यह लगभग 6 मीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है जब स्पर्म का निर्माण हो जाता है, ठीक है। स्पर्म का निर्माण हो गया टेस्टिस में, है ना। तो टेस्टिस में जो जनन उपकला कोशिकाएं होती हैं या सटोली कोशिकाएं होती हैं, उनको पोषण प्रदान करती हैं। जब शुक्राणु परिपक्व हो जाता है, पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है या निकलने के लिए तैयार हो जाता है, तो कहाँ पे आ जाता है? अधिवृषण में आ जाता है। और अधिवृषण से आगे शुक्रवाहिका में होता है ना। शुक्रवाहिका यह लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी है, जो प्रत्येक तरफ के अधिवृषण से शुरू होती है तथा वृषण नाल से होते हुए उदर गुहा में आती है और अपने अपने तरफ के शुक्राशय में खुल जाती हैं, ठीक है। शुक्राशय मनुष्य में एक जोड़ी पतली मांसल दीवारों के बने लगभग 4.4 सेंटीमीटर लंबे थैली के समान शुक्राशय प्रोस्टेट ग्लैंड में के ऊपर स्थित होते हैं। इसकी आंतरिक दीवार एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित करती है, जो स्पर्म का पोषण करता है, ठीक है। जब सटोली कोशिकाएं तो टेस्टिस में प्रेजेंट थी, जब वहाँ से शुक्राणु का आरंभ अधिवृषण में हो जाता है, तो यहाँ पे उनका पालन पोषण कौन करता है? जब शुक्राशय में आता है तो प्रोस्टेट ग्रंथि से एक अमीनो अम्ल का स्रावन होता है, जो एक तरह का प्रोटीन है। अमीनो अम्ल की यूनिट क्या होती है? प्रोटीन की यूनिट क्या होती है? अमीनो अम्ल, जो एक प्रकार का प्रोटीन है, उसको पोषण प्रदान करता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड से होते मूत्र मार्ग में खुलती है और स्पर्म को मूत्र मार्ग में पहुंचा देती है। अब आता है अपना मूत्र मार्ग। यह वास्तव में एक पेशी नलिका है, जो मूत्राशय से मूत्र को बाहर निकालने का कार्य करती है, ठीक है, और पेनिस के शीर्ष पर खुलती है। किंतु राह में इसमें शुक्राशय की रखलन नलिका भी आकर मिलती है। इसी कारण यह मूत्र त्यागने के अलावा मैथुन के समय वीर्य स्खलन या वीर्य स्रावण का कार्य भी करता है, ठीक है। तो क्या होता है? सबसे पहले तो टेस्टिस शुक्राणु का निर्माण करता है, फिर वहाँ से अधिवृषण में आता है, वहाँ पर उनका पूरा परिपक्व हो जाता है कि हाँ अब टेस्टिस या शुक्राणु बाहर निकलने के लिए तैयार है, तो वो शुक्रवाहिका में आते हैं। शुक्रवाहिका शुक्राशय में और शुक्राशय मूत्र मार्ग में खुलता है, ठीक है। तो मूत्र मार्ग में शीशन से इन शुक्राणुओं का निष्कासन होता है ना। नर
का बाह्य जनन अंग है जो विशेष प्रकार के स्प्रोजी उत्तकों का बना होता है। इनके बीच मूत्रमार्ग, स्प्रोजी मतलब लचीले उत्तकों, इनके जो शीशन में होती है वो अस्थि नहीं होती, इनमें हड्डियां नहीं होती, ये सिर्फ स्पंजी यानी मांसल या वो मांसल के बने होते हैं। इसका ऊपरी खुला शीशन मुंड कहलाता है और बहुत अधिक संवेदनशील होता है। यह मैथुन की इच्छा पैदा करता है। अब आता है अपना प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या कार्य करती है ना, यहाँ पर रखलन नलिका मूत्र मार्ग में खुलती है। वहाँ पर मूत्र मार्ग के चारों तरफ एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ये ग्रंथि पतले दूध के समान एक द्रव का स्रावन करती है जो वीर्य का 15.30% भाग बनाती है। ये स्पंद को तैरने के लिए माध्यम प्रदान करता है। वीर्य की विशिष्ट गंध इस द्रव के कारण ही आती है। आपने देखा होगा कि वीर्य में जो एक स्पेशल प्रकार की गंध आती है वो इसी के कारण आती है और इसका सिक्रीशन कौन करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड करती है। ये भी एक एक नंबर में पूछ लिया जाता है। अब आता है अपना शुक्राणु जनन, है ना। शुक्राणु का निर्माण किस तरीके से, वर्षण और अंडाशय में युग्मकों के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन या शुक्राणु जनन कहते हैं। युग्मकों का निर्माण टेस्टिस और ओवेरी की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। ये याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट है कि किस तरह का विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। वर्षण में शुक्राणु के निर्माण को शुक्र जनन तथा अंडाशय में अंडाणु के निर्माण की क्रिया को अंड जनन कहते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं शुक्राणु की संरचना। ये एक प्रकार की शुक्राणु की संरचना है। इस तरीके से जब हम देखेंगे तो माइक्रोस्कोप में हमें शुक्राणु इस तरीके से दिखाई देता है। जब भी हमें नग्न आंखों से स्पर्म को नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये इसका सिर होता है और इसमें एक ही तरह का केंद्रक पाया जाता है। इसमें किस प्रकार का विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये ग्रीवा होती है, इसमें मध्य भाग होता है और ये पूंछ होती है। इसी के द्वारा शुक्राणु कोशिका द्रव्य में गति करता है और मादा के अंडाणु तक पहुंचता है। ये केंद्रक होता है, गुणसूत्र होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्यों पढ़ते हैं, तो इसको हम हमारे शरीर का शक्ति ग्रह या पावर हाउस यानी बिजली घर कहा जाता है, क्योंकि इसमें खुद का डीएनए होता है और ये ऊर्जा मतलब एटीपी को संग्रहण करने का कार्य करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इन शुक्राणुओं को गति या ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, एक क्रोमोसोम हो गया और गुणसूत्र। जब हमारे गुणसूत्र जैसे बहुत से बच्चे होते हैं जो अपने पापा और मम्मी पे जाते हैं तो उनकी डिक्टोकॉपी कौन कर रहा है, गुणसूत्र हमारे डीएनए में प्रेजेंट होता है और डीएनए यही प्रतिकृति करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है। अगले पार्ट में हम मादा जनन तंत्र करने वाले हैं। मादा जनन तंत्र नर जनन तंत्र से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए आपको पढ़ना है, नोट्स बनाना है। ठीक है, थैंक यू।